सो दोस्तों, सेवेंथ क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट जो ऑप्शन में है वो अब सॉल्व कर लेते हैं और हमारे सैम्पल पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट मांगा था। वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रहेगा, जो दूसरा चॉइस है वो रिटायरमेंट से रहेगा, तो वो वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। Balance sheet of Suman, Harish, and Meeta, who are partners in a firm, sharing profits in the ratio 2:3:2. दे रखी है हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और एसेट साइड के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है, बीच में छुपा रखी है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह नहीं है, और कुछ भी नहीं है, एनीथिंग एल्स दैट इज नोटिस वर्दी ऑफ अस तो नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। हरीश रिटायर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द फर्म ऑन द अबव डेट। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज अग्रीड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है, वेदर जर्नल एंट्रीज आर आस्क्ड और अकाउंट्स आर आस्क्ड। तो हमें नीचे कह रखा है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, कर लेंगे हम, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पॉइंट बाय पॉइंट डेटा दे रखा है। तो व्हाट आई विल डू इज लेट्स रीड एवरी पॉइंट एंड पुट द एडजस्टमेंट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट कर रखी है। यू कीप दिस क्वेश्चन इन हैंड विथ यू, है ना। अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले या जो भी ले ले। आई वोंट बी स्क्रोलिंग बैक एंड फोर्थ, उसके बाद अब मैं इसे सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो फिर मैं वही प्रिपेयर कर रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एन अमाउंट। एक बात हम समझ चुके हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल सा फंडा है, अगर फ़ायदे होंगे क्रेडिट करना है, नुकसान होंगे डेबिट करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय 20% बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 19 लाख रुपए की। 19 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट होती है, 3,80,000 का हमको फ़ायदा हो जाएगा। एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, दैट्स अ गेन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बोला हुआ है। इसके बाद का हुआ है मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। टू मशीनरी बैलेंस शीट में देखूंगा 5 लाख की दे रखी है, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए जो है डेप्रीशिएट हो जाएगी, है ना। इसके बाद हमें दे रखा है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 4,50,000। स्टॉक की जो वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 5 लाख की, इसको 450 पे वैल्यू करना है, मतलब 50,000 से इसका वैल्यूएशन कम हो रहा है, इसको डेबिट कर दूंगा। इसके बाद दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। बैलेंस शीट के अंदर मैं देख रहा हूँ डेटर्स दे रखे हैं, लाइबिलिटी साइड में कोई पीबीडीडी है नहीं, 7 लाख के डेटर्स हैं, और उस डेटर्स पे मुझे 5% का प्रोविजन बनाना है, दैट इज 35,000। नुकसान हो गया इतना, रिकवरी कम होगा डेटर्स से, तो 35,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं डेबिट कर दूंगा। अगर कुछ पहले से पीबीडीडी बना होता, अगर 30 से कम होता, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उतने का मैं प्रिपेयर कर देता, और अगर 30 से ज़्यादा होता तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देता। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 भी रिटर्न ऑफ। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स वैसे रिटर्न बैकवर्ड यूज़ करना चाहिए, बट नो मैटर व्हाट, 85,000 के क्रेडिटर्स हमसे पैसा नहीं लेंगे, तो होना वो क्रेडिट ही है, ठीक है। एंड दैट इज इट। इसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट दिया, उसको हम बाद में करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट मुझे कंप्लीट लग रहे हैं। जो भी रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सभी पार्टनर्स के बीच में वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, OPOR, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। 3,80,000 प्लस 85,000, 4,65,000 माइनस 1,50,000 माइनस 35,000, 2,80,000। इसको मैं PSR में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दूंगा, जो कि मुझसे मांगा गया है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट,
पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर का अपना एक कॉलम आ जाएगा, SHM, पर्टिकुलर्स SHNM। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख, करेक्ट है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एडजस्ट करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 8,40,000 रुपये का। 8,40,000 डिवाइडेड बाय 3, 2, 5, 6, 7 डिवाइड बाय 7, 1,20,000 आता है। 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000। 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। और 1,20,000 इंटू 2 अगेन 2,40,000। ये हमने क्या किया दोस्तों, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था बैलेंस शीट के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 का है। 70,000 डिवाइडेड बाय वही 3, 2, 5, 6, 7, तो बहुत ही सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 20,000, 30,000 और 20,000। थैंक यू वेरी मच। 20,000, 30,000 और 20,000। ये मैंने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और पीएनएल अकाउंट जो दे रखा था क्रेडिट में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिया, क्लोज कर दिया। एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग गुडविल भी 70,000 की सेम चीज हो जाएगी, 20,000, 30,000 एंड 20,000। तो आपका ना पीएनएल और गुडविल तो एक दूसरे से सेट ऑफ हो गया। दिस पार्ट इज डन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन है तो वो क्रेडिट करिए पार्टनर्स कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन। 2,80,000 का, 2,80,000 डिवाइड बाय 7 इज 40,000। 40,000 इंटू 2, 80,000। 40,000 इंटू 3, 1,20,000 एंड 40,000 इंटू 2 अगेन 80,000। डन है रीवैल्यूएशन भी, ओके गुड। रीवैल्यूएशन के बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करना है दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। गुडविल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6th पॉइंट में, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। 5,60,000 फर्म की गुडविल है, करेक्ट है। इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दैट इज एच इज शेयर इन गुडविल वुड बी इक्वल टू 5,60,000 की गुडविल है टोटल। उसमें एच का शेयर हो जाएगा पीएसआर के हिसाब से। एच जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/7, ठीक है। तो 2,40,000, 5,60,000 डिवाइड बाय 7, 80 इंटू 3, 2,40,000 जो है दोस्तों वो एच का शेयर है इन दिस गुडविल। एच का शेयर है गुडविल में कितना, 2,40,000 रुपए का, ओके। अब ये 2,40,000 इसको कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे जो अभी भी फर्म में हैं, एंड दे आर एस एंड एम। इन व्हाट रेशियो, इन देयर गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या न्यू पीएसआर अपडेट हुआ है क्या, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, यस फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 हो गया, तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, SHM। ओल्ड रेशियो जो है इनका वो है 2, तो ओल्ड रेशियो जो है वो है 2:3:2, और जो न्यू रेशियो है उसमें एच तो रहेगा नहीं, न्यू रेशियो है 3:2। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं हम, पॉजिटिव आता है तो गेन, नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट आई यूज, दैट इज एप्लीकेबल फॉर डेथ, फॉर एडमिशन एंड फॉर रिटायरमेंट। बात करते हैं एस की। एस का न्यू रेशियो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/7। 5 और 7 के बीच में एलसीएम आएगा 35 का। 5 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 5 2 ज़ा 10, 11/35 एस आ गया। एच की बात करते हैं। एच का न्यू रेशियो, एच तो गेनिंग है तो बात ही खत्म हो, एच तो सेक्रीफाइसिंग है पूरा का पूरा ही, तो उसका तो निकालना ही नहीं है। बात करते हैं एम की। एम का न्यू है 2/5 माइनस ओल्ड है 2/7 इज इक्वल टू एलसीएम 35, 5 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 5 2 ज़ा 10, 4/35।
जो गेनिंग रेशियो है वो है 11:4। गेनिंग रेशियो कितना है? 11:4। तो ये जो गुडविल थी ये 11:4 में कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। 2,40,000 डिवाइड बाय 15, 16,000 इंटू 4, 64,000 एंड 16,000 इंटू 11, 1,76,000। एंट्री डलती है दोस्तों गुडविल की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री डलेगी SM टू H। तो H की कैपिटल में लिख दूंगा बाय SS कैपिटल बाय M's कैपिटल, करेक्ट है। और H की कैपिटल इंक्रीज कर दूंगा गुडविल के अमाउंट से। 176 S देगा और 64 जो है वो M देगा, करेक्ट है। और यहाँ पे 2 HS कैपिटल 1,76,000 S में से डिडक्ट हो जाएंगे, 1,76,000 S में से डिडक्ट हो जाएंगे और 64 M में से डिडक्ट हो जाएंगे। H रिटायर कर रहा है तो H को कुछ पेमेंट भी करना है, तो लिखा हुआ है कि H विल बी पेड 2 लाख बाय चेक, तो टू बैंक। 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। और बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड इन लोन अकाउंट, तो टू HS लोन अकाउंट। अब वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पे होता है, क्या होता है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें लोन अकाउंट नहीं बनाना है। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। जो बचे हुए 2 पार्टनर है S और M, उनका तो ऑफकोर्स जो बैलेंस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा ना, राइट। चलिए आइए अब बैलेंस निकाल लेते हैं। 12,40,000 प्लस 1 लाख, 13,40,000 टोटल है इसकी, माइनस 20,000 माइनस 1,76,000, 11,44,000, 15 lakh plus 3,60,000 plus 30,000 plus 1,20,000 plus 1,76,000 plus 64,000, 22,50,000 minus 2,30,000, 20,20,000, 10 lakh plus 2,40,000 plus 1 lakh, 13,40,000 because they are similar partner, profit sharing भी सेम है, minus 20,000 minus 64,000, 12,56,000, करेक्ट। और ये डन हो गया, दैट इज इट। इनके बैलेंस निकल गए और क्वेश्चन में मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को ही कहा था, मैंने बना लिया। दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, हम पढ़ लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट डरने की जरूरत नहीं है, का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिबेंचर से क्वेश्चन है ये। द मोटो ऑफ फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो कॉस्ट जेनेरिक मेडिसिन्स, इज हेल्दी इंडिया। The management of the company decided to export its products to the neighboring countries नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और इसके लिए इनको पैसों की जरूरत है 54 लाख रुपए। पहली काम की चीज मिली, फंड्स चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 54 लाख चाहिए। फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी ने डिसाइड किया फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स के 54,000 आप इक्विटी शेयर इशू कर लो 100 रुपए के। ओके, पहला ऑल्टरनेटिव आ जाएंगे 54 लाख ऐसे। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि लोन ले लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, 12% पे अवेलेबल है वो। और तीसरा ऑप्शन है कि 6% डिबेंचर इशू कर दो, 100 रुपए का एक डिबेंचर 8% की प्रीमियम पे, और 5 साल बाद रिडीमेबल हो जाएंगे 110 पे, तो रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होगा। आफ्टर कंपेयरिंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव दे हैड 3 ऑल्टरनेटिव्स। क्या इन्होंने डिसाइड किया? दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर। तो टेंशन नहीं लेने का कि सर हम शेयर तो हमें अभी आता ही नहीं, हम तो सिर्फ डिबेंचर प्रिपेयर करके आए हैं। मांग ही नहीं रहा है शेयर की एंट्री, ये तो सिर्फ डिबेंचर की एंट्री मांग रहा है, करेक्ट है ना। और उसके बाद भी एंट्री भी कहाँ, इसने तो सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन मांग लिए, 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू टू रेज एडिशनल फंड्स। इस बात का ध्यान देना, मुझे पैसे चाहिए 54 लाख रुपीज, और ये 54 लाख रुपीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डिबेंचर अगर मैं मार्केट में इशू करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए तो पर्सन फेस वैल्यू के देगा और उसे 8% प्रीमियम भी देनी है, मतलब वो मुझे पैसे देगा 108 रुपए, और मेरे को रेज कितने पैसे करने? 54 लाख रुपीज। तो एक डिबेंचर पे 108 आएंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 54 लाख बाय 100 नहीं होगा, 54 लाख बाय 108 होगा। प्लीज ये बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या? तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा? 54 लाख डिवाइडेड बाय 108, 54 लाख डिवाइडेड बाय 108,
तो 50,000 डिबेंचर इशू करने पर ही हर डिबेंचर पे 108 रुपए के हिसाब से आपके पास आ जाएंगे 54 लाख रुपीज। अगर आप 54 लाख डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आप 54,000 डिबेंचर इशू कर दोगे, और 54,000 डिबेंचर पे 108 रुपए के हिसाब से तो आपके पास 58,32,000 रुपए आ जाएंगे। चाहिए ही कहां इतना? आपको तो 54 लाख चाहिए ना। अरे मार्केट में आपके शेयर पे प्रीमियम मिल रही है, तो इस वजह से कम डिबेंचर्स में ही आपका फंड रेज हो जाएगा। आपको तो पैसा मिल रहा है, प्रीमियम के नाम से मिले या डिबेंचर के नाम से मिले, आपको क्या तकलीफ है? तो नंबर ऑफ डिबेंचर जब भी फंड समरी ऑफ द स्टेटमेंट इज, अगर फंड्स रेज बोला है तो फंड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना, और इतने रुपी के डिबेंचर बोले, इतने रुपी डिबेंचर, फिर वो रुपी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करोगे तो नंबर आएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। किसी भी तरह का डाउट है इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो पूरा क्वेश्चन गलत करा देगा। नंबर ऑफ डिबेंचर गलत, सब गलत होगा, तो स्पेशली इसका ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। जर्नल एंट्री डालनी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर की, बिल्कुल डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री पास कर देते हैं नीचे चल के। तो अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मेरे को ना 50,000 डिवेंचर इशू करने, 108 रुपये पर डिवेंचर आएंगे प्रीमियम है। 50,000 इंटू 108, 54 लाख रुपीज़। मेरे बैंक में 54 लाख रुपीज़ आने चाहिए बॉटम लाइन, क्योंकि मेरे को 54 लाख रेज करना है। करेक्ट है। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले इशू निपटा रहा हूँ है ना। टू क्या परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर हमें दे रखे हैं 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम पे इशू किया है। 54 लाख रुपीज आए हैं दोस्तों, पर 50,000 डिवेंचर पे 100 रुपये ही डिवेंचर में जाएंगे, तो 50 लाख रुपए डिवेंचर में जाएंगे और 4 लाख रुपए जो हैं वो प्रीमियम में आ जाएंगे। रिडम्शन भी प्रीमियम पे हो रहा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपये पर डिवेंचर। बोला हुआ 110 में रिडीम कर रहे हैं, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्शन है। जितना भी प्रीमियम ऑन रिडम्शन में क्रेडिट होता है उतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ठीक है, एंड दैट वुड बी 5 लाख रुपीज, एंड दैट इज डन। दिस इज डन। इन्होंने ये कहा था कि पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, करेक्ट, डन। थर्ड में कहा है इन्होंने पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू किया तो लॉस भी हुआ ना, कितना हुआ है, लॉस ऑन इशू है 5 लाख का। ये SPR अवेलेबल है इसको राइट ऑफ करने के लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू। करेक्ट है। लॉस ऑन इशू दोस्तों हुआ है 5 लाख रुपए का, SPR सिर्फ 4 लाख रुपए का अवेलेबल है, तो बचा हुआ 1 लाख कहां से लाना पड़ेगा। अगर और कोई कैपिटल नेचर का रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, तो वो यूज कर लो, नहीं तो फिर इस साल के प्रॉफिट से लाना पड़ेगा। अब भले ही इस साल लॉसेज हो तो भी स्टेटमेंट ऑफ PNL को डेबिट किया जाएगा। ये लॉस तो राइट ऑफ करना पड़ेगा आपको इसी साल, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हमारे कोर्स में कैरी फॉरवर्ड वगैरह वाला फंडा नहीं है। दैट इज इट, डन। फोर्थ में हमसे मांगा गया है, फोर्थ में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन डिवेंचर्स। इन डिवेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट देना है, बहुत सिंपल सी बात है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है फेस वैल्यू पे, 50 लाख की फेस वैल्यू के डिवेंचर हैं ये, है ना, और इस पे 6% की रेट से इंटरेस्ट देना है पूरे साल का, तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट पे कहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फॉर्मेलिटी अभी बना देता हूँ, लॉस ऑन इशू अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट भी आएगी। डेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, एक्चुअली डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आई कैन नॉट पास द डेट्स, बट अगर होती तो डेट भी हमें डालनी पड़ती। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लॉस ऑन इशू की दोस्तों जर्नल एंट्री देखिएगा, लॉस ऑन इशू की एंट्री डल रही है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5 लाख, जिसने लॉस ऑन इशू को डेबिट करने पे मजबूर किया मुझे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसकी वजह से 5 लाख रुपए का लॉस हुआ। इसको राइट ऑफ करने के लिए मैंने सबसे पहले SPR यूज़ किया 4 लाख रुपए का, और उसके बाद जो बचा वो स्टेटमेंट ऑफ PNL से ले लिया। पोस्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों बस जर्नल एंट्री की, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, एलिमेंट्री काम,
11th वाला, जो ऊपर जर्नल एंट्रीज थी उनकी पोस्टिंग कर दी, 5 लाख 5 लाख, डन, दिस इज डन, राइट। आगे बढ़ते हैं, और क्या मांगा है, दैट इज इट, दिस क्वेश्चन इज डन। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दिस वाज आवर 8th क्वेश्चन डिवेंचर से रिलेटेड जो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ हमारे लिए, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्वच्छ भारत क्लब के लिए दे रखी है, न्यू दिल्ली के लिए। आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, कर देंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा सा, पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से पहले मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, मतलब पूरा काम करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन बैलेंस शीट। तो मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है, हमको एनपीओ की पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एसेट्स ऑन 1 अप्रैल था, 50,000 की बुक्स थी, कंप्यूटर थे 75 के, लाइबिलिटीज थी, और कैपिटल फंड 1 अप्रैल को दे रखा है। कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल वाल क्रेडिटर 60,000 और कैपिटल फंड 1,28,000 है। तो ये हुआ एक्चुअली कैपिटल फंड, इन्होंने लिखा ढंग से नहीं है। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल फंड, हाँ सही बोला है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल फंड बोला, कैपिटल 1,28,000 की है। अनपेड सब्सक्रिप्शन 20-21 के, 20-21 मतलब यही वाला साल है, 31 मार्च 21। करंट ईयर के अनपेड सब्सक्रिप्शन है 10,000। पिछले साल के कोई अनपेड सब्सक्रिप्शन मुझे बताए नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा डेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता हूँ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन के 5 नंबर अपने डन करता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 21, expenditure amount, income amount, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ता जाता हूँ सिक्वेंशली, और जो भी आइटम जिस स्टेटमेंट का होगा वहाँ पोस्ट करता जाऊँगा। बैलेंस शीट एज एट 31st March 21, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, करेक्ट है। एसेट साइड के अंदर कैश बैलेंस आ जाएगा, कैश सबसे पहले दे रखा है मेरे को कैश बैलेंस, तो मैं कैश बैलेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, करेक्ट है ना। कैश बैलेंस है 20,000 का, और एक्चुअली ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, तो वो मुझे बनानी नहीं है, तो इधर तो लिखेंगे नहीं, ओके। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, तो बाय सब्सक्रिप्शन नीचे इंफॉर्मेशन में कहा हुआ है कि अनपेड सब्सक्रिप्शन है इस साल के, तो बस उसमें ऐड हो जाएगा। 1,80,000 के हैं, इसमें अक्रूड सब्सक्रिप्शन 20-21 के दे रखे हैं, 20-21 यही वाला साल है, इसके 10,000 ऐड हो जाएंगे, और पिछले साल के अक्रूड और कुछ की भी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, होती तो उसे भी एडजस्ट करता। ये अक्रूड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूँ, अक्रूड सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये के, और ख़त्म सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद मुझे कहा हुआ है कि हमने पुराना फर्नीचर बेचा, 3,000 की बुक वैल्यू, उसको 2,000 में बेचा, लॉस हुआ है, टू लॉस ऑन सेल, ठीक है ना। 3 का 2 में बिका, 1,000 का लॉस है ना। और फर्नीचर का पूरा एडजस्टमेंट करते वक्त भी इसको ध्यान दूंगा। लाइफ मेंबरशिप फीस आई है, ये तो बैलेंस शीट में आ जाती है, या तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दो या लाइबिलिटी साइड में लिख दो। मैं लाइबिलिटी साइड में लिख रहा हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 रुपये की। गवर्नमेंट ग्रांट्स आई हैं, तो ये तो नॉर्मल इनकम है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं आई हैं तो रेवेन्यू नेचर की इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसको क्रेडिट कर दूंगा, 2 लाख रुपए। एक्सपेंडिचर में जाता हूँ, कैंपेन एक्सपेंसेस हैं, लिख दो, कैंपेनिंग करी होगी उसका खर्चा है, नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा है 1,30,000 रुपये का, कर देते हैं इसको। ऑफिस का रेंट है, इससे रिलेटेड भी मुझे कुछ नहीं कहा गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ऑफिस का रेंट
40,000 रुपये का एक्सपेंस आउट कर दूंगा। उसके बाद सैलरी, उसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया है, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह, नो इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। 10,000 रुपये आ जाएगा। एंड देन फर्नीचर हायर रेंट, तो फर्नीचर किराए पे लिया तो उसका भी रेंट है, तो बेसिकली टू रेंट के नाम से लिख देता हूँ, डेबिट कर रहा हूँ 12,000 रुपये का। आप प्रॉपर लिखिएगा एग्जाम में, जो इस भी नेचर का एक्सपेंस है, फुल डिस्क्लोजर। फिर टू एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, इसके बारे में भी कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह ऐसी कोई जानकारी नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। फिर 1 अगस्त को एक 12% की FD करवाई है हमने और 2 लाख रुपए की करवाई है। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर FD आ जाएगी 2 लाख रुपए की। अब इस FD पे इंटरेस्ट आना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। बॉस 2 लाख रुपए की FD है, रेट है इस पे 12% की, और हमने कराई है 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये छोड़ दो, आप 4 महीने छोड़ दो, बाकी 8 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए इस पे, नहीं आया है, राइट है ना। तो हमको वो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिसिप्ट में तो इंटरेस्ट आया नहीं, तो अक्रूड इंटरेस्ट है ये। 2 लाख पे 12% के हिसाब से 24,000 का इंटरेस्ट बनता है, तो 1 महीने का 2,000 बनता है, तो 8 महीने का 16,000 का इंटरेस्ट बनता है, आया नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर जाके एसेट साइड में लिख दो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन FD 16,000, और इनकम में भी जाकर लिख देंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट 16,000 रुपीज़। क्लियर है। इसके बाद क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस दे रखे हैं, उतार दो बैलेंस शीट में जाके। क्लोजिंग कैश बैलेंस है 25,000 रुपये का, क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 40,000 रुपये का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एसेट्स के बारे में बोला हुआ है। बुक्स थी इस साल ना, तो कोई नई खरीदी है ना बेची है, 50,000 रुपये एज इट इज़ लिख दूंगा। कंप्यूटर थे मेरे पास, कंप्यूटर थे 75,000 के, वो भी लिख देता हूँ। डेप्रीसिएशन से रिलेटेड इनके कुछ बोला नहीं है। ओपनिंग कैपिटल फंड था, कैपिटल फंड था मेरे पास, ओपनिंग कैपिटल फंड था 1,28,000 रुपये का। इसमें सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। और क्रेडिटर्स थे मेरे पास 60 के, और इस साल अभी तक मुझे कुछ भी क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ है, तो अभी भी क्रेडिटर्स होंगे। कितने के क्रेडिटर्स होंगे? 60,000 के, करेक्ट है। सब्सक्रिप्शन अनपेड जो थे 2020-21 के, वो ऑलरेडी मैं अकाउंट कर चुका हूँ। इस साल मैंने फर्नीचर बेचा है, तो मतलब ओपनिंग रहा होगा, और कुछ कहा नहीं है तो मतलब जितना बेचा है उतना ही ओपनिंग रहा होगा। 3,000 की बुक वैल्यू का 2,000 में बेचा तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 3,000 का ही फर्नीचर होगा, क्योंकि इस साल फर्नीचर से रिलेटेड मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और जो पेमेंट है उसमें फर्नीचर किराए पे लेने का खर्चा है, ठीक है ना। सो दिस इज़ डन। अभी मेरे को यहाँ सरप्लस निकालने का है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कैपिटल में मुझे क्या अमाउंट ऐड करना है, और फिर आई कैन टैली द क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। 1,90,000 प्लस 2,16,000, 4,06,000 टोटल आ रही है क्रेडिट साइड की। -1,000, -1,30,000, -50,000, -12,000, -15,000, 1,98,000 का एक बढ़िया सा सरप्लस आ रहा है। इसको ऐड कर दूंगा क्लोजिंग कैपिटल फंड में। 1,98,000 प्लस 1,28,000, 3,26,000 की क्लोजिंग कैपिटल आती है। एंड दिस बैलेंस शीट शुड टैली इफ एम्पल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू मी इन द क्वेश्चन दैट दे शुड, ठीक है। 3,26,000 प्लस 90,000, 4,16,000 है लाइबिलिटी साइड की टोटल। एसेट साइड की टोटल देखते हैं, 2,10,000 प्लस 16,000 प्लस 25,000 प्लस 90,000 प्लस 75,000, 4,16,000। एंड दिस क्वेश्चन इज डन। और इसी के साथ पार्ट ए भी पूरा कंप्लीट होता है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज पार्ट बी, ठीक है। चलिए देन दोस्तों पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। सिंपल सा रहेगा। 10th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग आउट, 1 लाइनर क्वेश्चन है, स्क्रॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफ्लो आउटफ्लो का या कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा प्रिपेयर। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार, इसका नो फ्लो रहेगा, क्योंकि
मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो कैश इक्विवेलेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, कैश का, बैंक में डिपॉजिट, बैंक से विड्रॉल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की परचेज सेल, करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज और सेल, नो फ्लो ऑफ कैश होता है, याद रखिएगा। बोनस शेयर का इशू, नो फ्लो ऑफ कैश होता है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब डिबेंचर इशू किए, शेयर इशू किए, ये नो फ्लो ऑफ कैश होता है ना। ईसॉप शेयर्स दिए, उसमें भी, ईसॉप में खैर फ्लो ऑफ कैश हो सकता है अगर वो कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो। सेकंड, ओल्ड फर्नीचर को राइट ऑफ किया तो ये भी नो फ्लो ऑफ कैश है, पर ऑपरेटिंग एडजस्ट सिर्फ राइट ऑफ कर दिया, मतलब बेसिकली डेप्रीसिएशन चार्ज किया उस पर, उसको हटा दिया, उसको वैल्यू लेस कर दिया, कोई कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस ज़रूर होगा क्योंकि नॉन कैश आइटम में प्रॉफिट में से एडजस्ट हुआ है, बट दिस इज नॉट अ कैश फ्लो आइटम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम इनडायरेक्ट वे से प्रिपेयर करते हैं इसलिए वहां पर ये ऐड होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये इनफ्लो ऑफ कैश है, ये नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड हो रहा है। तो ये भी नो फ्लो ऑफ कैश ही है क्योंकि राइट ऑफ किया है, सो नो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। करेक्ट है ना? सो दिस इज इट, ये क्वेश्चन डन हो गया। 11th क्वेश्चन और वो कंपेरेटिव और कॉमन साइज वाले रहते हैं हमारे, तो वो उसको अपन वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन में कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमको बेसिकली जो है फॉर्मेट में चलना पड़ेगा, तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है ये। अदर इनकम के यहाँ पर एक सेपरेशन हो जाएगा और यहाँ टोटल इनकम आ जाएगी, करेक्ट है। और अदर एक्सपेंसेस और इनके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, उसमें से टैक्स रेट माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इधर कॉमन साइज बनानी है, तो एक बार एक काम करता हूँ, कॉमन साइज की टेबल यहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो राइट में ये कॉलम बनेंगे, पर ये तो एब्सोल्यूट फिगर हो गए, फिर परसेंटेज फिगर्स के कॉलम बनेंगे, 2020 का भी बनेगा, 2021 का भी बनेगा। हर आइटम का 2020 के लिए 20 लाख के बेस पे 20 लाख के बेस पे सारे परसेंटेज निकालने। तो 10 लाख अपॉन 20 लाख 50%, 5 लाख अपॉन 20 लाख 25%, और 25%, और यहाँ आ जाएगा 100%। डन। इधर निकालना है 2021 के लिए, तो 20 लाख अपॉन 50 लाख परसेंट 40%, 20 लाख अपॉन 50 लाख अगेन 40%, और 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 20%, एंड ऑफ कोर्स 100%। ये हो गया लाइबिलिटी साइड डन। नॉन करंट एसेट पे आ जाए, 30 डिवाइडेड बाय 50 परसेंटेज 60%, 20 डिवाइडेड बाय 50% 40%, 100% होगा टोटल। तो ऑफकोर्स 12,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंटेज 62.5%। पहला जो है डेसिमल में आ रहा है, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंटेज 37.5, और 100 से एडजस्ट करके भी निकाल सकते थे आप, वो भी बिल्कुल कर सकते थे। तो ये ना कॉमन साइज हो गई, काफ़ी इजी थी कॉमन साइज यहाँ पे। चलिए 11th क्वेश्चन का कंपैरेटिव मैं बना देता हूँ आपके लिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L है, इनकम स्टेटमेंट मांगा है ना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बस इसके अंदर ना आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। पर्टिकुलर्स, नोट्स टू दी अकाउंट, जिसमें वैसे तो कुछ आना नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोनों साल के फिगर्स, तो पहले करंट ईयर आ जाएगा 31 मार्च 21, फिर प्रीवियस ईयर आ जाएगा 31 मार्च 20, फिर एक कॉलम आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और लास्ट कॉलम आ जाएगा परसेंटेज चेंज। फर्स्ट हम बनाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख और 6 लाख दे रखा है, 9 लाख 6 लाख, एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख, परसेंटेज चेंज हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, 50% का आ रहा है, वेरी सिंपल। सेकंड, अदर इनकम। अदर इनकम है दोस्तों 1,08,000,
और फिर है 1,20,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 1,08,000 माइनस 1,20,000, यहाँ पे 12,000 नेगेटिव आ रही है। 12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 10% बट नेगेटिव। इसके बाद एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, थर्ड वन, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यहाँ आ जाएगा 10,08,000, यहाँ आ जाएगा 7,20,000, और इधर 3,00,000 माइनस 12,000 ही आना है, यह आ जाएगा 2,88,000, है ना। 7,20,000 और 10,08,000 के बीच में जो डिफरेंस है वो 288 का ही रहेगा। 2,88,000 डिवाइड बाय 7,20,000 परसेंटेज, ये 40% आता है, ऑफकोर्स आना ही है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। फोर्थ पार्ट इज माय डियर फ्रेंड्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है सबसे पहले। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5 लाख और 3 लाख है। 5,40,000 और 3 लाख, 5,40,000 और 3 लाख। एब्सोल्यूट चेंज 2,40,000 का है। 2,40,000 डिवाइड बाय 3,00,000, 80% का परसेंटेज चेंज हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट दे रखे हैं। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट दे रखे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अब वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है ना, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट नहीं, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में नहीं आते। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ओनली देयर, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया था, तो ये अदर एक्सपेंसेस डेफिनेटली आएंगे। कंफ्यूज करने के लिए बोला है बस उसने डायरेक्ट। 90,000 एंड 60,000, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये 90 माइनस 60 30,000 हो जाता है, और 30 डिवाइड बाय 60 50% हो जाता है। इससे निकल जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 5,40,000 प्लस 90,000, 6,30,000। इधर आ जाएगा 3,60,000 और 6,30,000 माइनस 3,60,000, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 2,70,000। 2,70,000 डिवाइड बाय 3,60,000, परसेंटेज 75% की बात रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो 10,08,000 माइनस 6,30,000, 3,78,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 7,20,000 माइनस 3,60,000, नेट 50% है ये तो, 3,60,000। 3,60,000 माइनस 3,78,000, 18,000 का चेंज है, डिवाइडेड बाय 3,60,000, परसेंटेज 5% का चेंज है। ठीक है, इसके बाद इसमें से टैक्स माइनस करना है। टैक्स की रेट लगा के क्वेश्चन में दे रखी है, 40% है दोनों ही जगह। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज भी 40% आ जाएगा बस, और ये 5% ही आएगा, पक्की बात है। 3,78,000 इंटू 40%, 1,51,200। जब टैक्स रेट सेम होती है तो परसेंटेज चेंज जो है वो सेम ही आएगा। 3,60,000 इंटू 40%, 1,44,000। 18,000 का 40% कर लो भले आप, या 1,44,000 माइनस 1,51,200 कर लो, 7,200, या फिर 18,000 का 40% कर लो तो भी 7,200 ही आता है, और 7,200 डिवाइड बाय 1,44,000 वुड डेफिनेटली भी 5% ओनली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ये भी 5% ही रहेगा। 18,000 में से 7,200 आप उड़ा दो, 10,800 आ जाएगा ये। 3,78,000 माइनस 151,200, 2,26,800, 3,60,000 माइनस 1,44,000, 2,16,000, और ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हुआ हमारा। राइट, पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी बना दिया, कॉमन साइज मैंने वहीं कर लिया था,
और इसके बाद हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ द 12th क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय न्यू स्टार लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। बैलेंस शीट हमें दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नोट्स टू द अकाउंट भी हैं इनके। तो स्ट्रेट अप नोट्स टू द अकाउंट्स में देख लेते हैं। नोट्स टू द अकाउंट में सबसे पहले दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस को एज वी कैन सी इज़ 57,600 का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में बैलेंस था वो बढ़कर 156 हो गया है। मतलब इस साल 98,400 का प्रॉफिट बनाया है। जनरल रिजर्व भी बढ़ रहा है, 1,68,000 से 2,04,000 का हो रहा है। मतलब 36,000 का ट्रांसफ़र टू रिजर्व है। करेक्ट। लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स हैं 10% के 480 से 6 लाख के हो रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि 6 लाख माइनस 480 1,20,000 के डिवेंचर्स इस साल इशू हुए हैं। तो ये इनफ्लो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब इंटरेस्ट मुझे कौन से बैलेंस पे देना है, इसके लिए मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि ये जो नए डिवेंचर्स इशू हुए हैं ये साल के किस दिन हुए हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो आई वुड अज्यूम के ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है, यानी जो भी इशू या रिडम्पशन होता है हम लास्ट डे ऑफ द ईयर मानते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि 3rd पॉइंट के अंदर कह रखा है कि एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 21 मतलब ये जो डिवेंचर इशू हुए हैं ये लास्ट दिन हुए हैं, यानी जो इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पे वो ओपनिंग बैलेंस पे देना है, यानी 4,80,000 का 10% 48,000 का यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। करेक्ट बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। बैंक ओडी 50,000 से बढ़ रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्फ्लो हो जाएगा। सारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आती हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन हो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स पेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो फर्स्ट ही पॉइंट के अंदर टैक्स पेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए ताकि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मुझे पता चल जाए। सो आई एम डूइंग दैट ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व कर रहा हूँ, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ और वर्किंग नोट में मेरा पहला रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड। इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस है ओपनिंग वो है 1,80,000 का और क्लोजिंग बैलेंस जो है टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है प्रोविजन फॉर टैक्स का दैट इज़ 1,68,000 जैसा कि मुझे दे रखा है। अब यहाँ पे टैक्स पेड जो होता है टू टैक्स पेड या टू बैंक डेबिट में आता है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,44,000 का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में सबट्रैक्ट होने वाला है। और बाय प्रोविज़न मेड या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल जो प्रोविज़न बना वो क्रेडिट में आता है। पेड या मेड में से कोई एक इन्फॉर्मेशन होगी जो दे रखा होगा, उसके अलावा वाला जो है वो एज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। राइट। चलिए 1,44,000 प्लस 1,68,000 3,12,000 माइनस 1,80,000 1,32,000 रुपये प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर है। ये
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कैलकुलेशन में प्लस हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन में लास्ट वर्किंग नोट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। वी कैन सी कि इसमें से हमसे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करके नहीं बता रखा है। दैट मीन्स कि ये जो डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग हुई है वो नॉर्मल तरीके से हुई है। सेकंड पॉइंट में हमें डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट बता रखा है। एक बार इसको डायरेक्टली कोरोबरेट करने की कोशिश करते। 13,20,000 का ओपनिंग था एज वी कैन सी। इस पे 1,56,000 का डेप्रीसिएशन लगा तो 11,64,000 का बचना चाहिए, पर 11,64 का नहीं बचा है, 11,88 का बचा है। 11,64,000 बचना चाहिए था पर 11,88 बचा है, मतलब 24,000 रुपये की परचेस करी होगी। ठीक है, बट इसका एक अकाउंट बना के प्रॉपरली शो कर देते हैं इसको प्रेजेंटेशन वाइज, कि अगर उस अकाउंट के मार्क्स हो तो हमारे मिस आउट ना हो। तो सेकंड वर्किंग नोट रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड और सोल्ड, इसका वर्किंग नोट रहेगा। उसके लिए मुझे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बना रहा हूँ डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 13,20,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 11,88,000। अब इसमें बाय बैंक सेल, बाय डेप्रीसिएशन, बाय लॉस ऑन सेल काफ़ी चीज़ें आती हैं, पर अभी कुछ है नहीं। सिर्फ एक है बाय डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि नॉर्मल मेथड है। अगर अक्यूमुलेटेड होता तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन द मशीनरी बीइंग सोल्ड, बिकने वाली मशीनरी पे अब तक का चार्ज पूरा डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाता। तो अभी इस साल का डेप्रीसिएशन होगा जो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है 1,56,000 का, और डेबिट साइड में जो बच रहा है वो परचेज ही होगा। टू बैंक परचेज जो है वो बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगा एंड दैट्स इट। ये अकाउंट हमारा इतना सही बनेगा। देखिए दोस्तों, 13,20,000 की ओपनिंग थी मशीनरी, उसमें से 1,56,000 का डेप्रीसिएशन लगा तो 11,64,000 की बचनी चाहिए, पर 11,88,000 की बची है। तो 11,64,000 माइनस 11,88,000 बचा हुआ जो है वो परचेज हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट का नॉट अ बिग डील। 13,44,000 क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है और डेबिट की सिर्फ 13,20,000 है, तो 24,000 परचेज बैलेंसिंग फिगर है। करेक्ट। ये परचेज इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो हो जाएगा, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा नॉन कैश आइटम की तरह। क्वेश्चन के अंदर जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी और उनको एडजस्ट भी कर चुका हूँ। I would request you to take a screenshot of this particular thing so that you would be able to refer it back and forth while I'm solving this. मैं अब तीसरा वर्किंग नोट बना रहा हूँ। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं इस चीज़ को जिसे मैं वर्किंग नोट में कर रहा हूँ। आई प्रिफर टू डू इट अंडर अ वर्किंग नोट, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स खैर कोर्स में ही नहीं है। It will start with profit after all adjustment, जो मुझे वर्किंग नोट से मिलेगा। वर्किंग नोट में 1,56,000 का प्रॉफिट हो गया 57,600 से। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर बच्चों 98,400 है। इसमें तीन चीज़ें ऐड होती हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड एनी डिविडेंड। ठीक है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व रेयरली कभी इनकम टैक्स रिफंड का एडजस्टमेंट आता है, इनकम टैक्स रिफंड होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 1,68,000 का रिज़र्व था साल की शुरुआत में, एंड में 2,04,000 का हो गया। 36,000 का ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है। ऐड हो जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो हमने अकाउंट बना के निकाला है, मेड हुआ है 1,32,000 का, वो प्लस हो जाएगा।
कोई भी डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी डिविडेंड की, सो दैट इज़ इट। ये आ गया हमारा फाइनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 98,400 प्लस 36,000 प्लस 1,32,000 2,66,400 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। यहाँ से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे और मैं अब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वो सभी आप लिखिएगा। अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल्स इनर कॉलम रहता है बेसिकली। फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सब प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है दोस्तों, कोशिश करिएगा जितना डिटेल में ये दे सके दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वर्किंग नोट नंबर 3 से निकला है 2,66,400 रुपीज़ का, राइट। अब इसके बाद इसमें करेंगे हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। उसमें आ जाता है सबसे पहले डिप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में है 1,56,000 रुपये का। फिर इसमें लॉस ऑन सेल वो कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है तो ओपनिंग बैलेंस पे ही देना है। ओपनिंग बैलेंस है 4,80,000, उन पे 10% के हिसाब से 48,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई गेन ऑन सेल नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ नहीं है, कोई अमोर्टाइजेशन भी नहीं है। सो दैट इज़ इट, ओनली दीज 2 एडजस्टमेंट्स एज आई कैन सी इन द बैलेंस शीट। और कोई एडजस्टमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो दैट्स इट। 1,56,000 प्लस 48,000 दोनों ही नॉन कैश आइटम है। एक्चुअली एक नॉन कैश है, एक नॉन ऑपरेटिंग है, प्लस हो जाएंगे और मुझे यहाँ पर मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,04,000 प्लस 2,66,400 दैट इज़ 4,70,400। अब इसमें प्लस हो जाएगा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो के नाम पे, और लेस हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये आउटफ्लोज मानते हैं हम, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ देखता हूँ तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ट्रेड पेबल्स हैं 3,60,000 के थे, वहाँ से ये हो गए 2,88,000 के। 3,60,000 से हो गए 288 के, तो 72,000 रुपीज़ का जो है क्रेडिटर्स का डिक्रीज़ हुआ है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स, एक्चुअली क्रेडिटर्स नहीं है ट्रेड पेबल्स है, तो आई शुड ऑल्सो स्टेट ट्रेड पेबल्स ओनली। कम हुआ है, आउटफ्लो हो गया। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं, वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स होते हैं, उनका कुछ नहीं करना है। करंट एसेट्स में आते हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं। इन्वेंट्रीज़ 6,18,000 की हो गई हैं, 4,56,000 से बढ़ गई हैं इन्वेंट्रीज़, तो ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेंट्रीज़ 1,62,000 का आउटफ्लो, राइट। इन्वेंट्रीज़ के बाद करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल 2,76,000 के थे, वहाँ से बढ़कर 3,36,000 के हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल का भी कोई नोट्स टू दी अकाउंट नहीं है, तो एज इट इज़ कर देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल 60,000 का आउटफ्लो, एंड दैट इज़ इट। तो जो कुछ है वो सारे आउटफ्लोज के कैटेगरी में ही आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ लिख देता हूँ और इसकी सब टोटल बाहर निकाल देता हूँ। 72,000 प्लस 1,62,000 प्लस 60 2,94,000 जो है पूरा का पूरा आउटफ्लो है, माइनस हो जाएगा और मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, करेक्ट। ये आता है 1,76,400 रुपीज़ का। इसमें से लेस हो जाएगा टैक्स पेड, जो कि है टैक्स पेड है 1,44,000 का, माइनस 1,44,000 32,400 का नेट कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, करेक्ट है क्या? बी की तरफ चलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकालते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दोस्तों मशीनरी की एक परचेज हुई है 24 की, जो उस अकाउंट से निकली थी। सबसे पहले वो लिख देते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी 24,000 आउटफ्लो हो जाएगा, करेक्ट। देन व्हाट एल्स? परचेज ऑफ मशीनरी के अलावा नॉन करंट एसेट्स में और कुछ है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं है, कोई और नॉन करंट एसेट ही नहीं है। सो दिस इज़ इट, ये 24,000 का नेट आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एक लाइन में ख़त्म। नेक्स्ट चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शेयर कैपिटल है जो इंक्रीज हो रही है दोस्तों, 8,40,000 से 10,20,000 की है, बढ़ रही है। 1,80,000 रुपये का इनफ्लो हो जाएगा यहाँ से। इशू हो रहा है डिबेंचर्स का, दैट वी नो फॉर श्योर। 4,80,000 से 6 लाख के हो रहे हैं, 1,20,000 का इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मोस्ट डेफिनेटली आउटफ्लो हो जाएगा, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 48,000 रुपये का, ऑपरेटिंग में प्लस होता है, यहाँ एक्चुअल आउटफ्लो है माइनस हो जाएगा। एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर। ओ ऑल्सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोस्तों 50,000 से 1,00,000 की हो रही है। बैंक ओडी थी तो 50,000 का और बैंक ओडी इंक्रीज किया है, मतलब इनफ्लो हुआ है पैसे का। ये अब मैं दैट्स इट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आ जाएगा 1,80,000 प्लस 1,20,000 माइनस 48,000 प्लस 50,000, 3,02,000 का पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है फ्रॉम फिनेंसिंग। ठीक है, अब तीनों एक्टिविटीज़ का करना है, तो नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाएगा इसको। और अगर ये आपका मैच नहीं भी कर रहा है तो आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से इसको एडजस्ट करके आ जाएंगे, ताकि आपके इसके मार्क्स तो ना कटे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बैलेंस शीट में दे रखा है, तो नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख के आएंगे। जैसे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 83,600 का बेटा ओपनिंग है, करेक्ट। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में आ रहा है 3,94,000 का, तो नेट चेंज आना कितना चाहिए? 3,94,000 माइनस 83,600, नेट चेंज आना चाहिए 3,10,400 का। ठीक है ना, अब हम चेक कर लेते हैं। 3,02,000 का पॉजिटिव प्लस 32,400 का ऑपरेटिंग का पॉजिटिव माइनस 24,000 का आउटफ्लो, 3,10,400 आता है। और इसी के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हुआ और ये सैम्पल पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यू नो व्हाट इज़ टू बी डन इन दिस वीडियो। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ जो अगले सेशन में आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें चैनल पे आने वाले वीडियोस के। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई, और अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल देयर यू विल फाइंड अ बटन ऑफ सुपर थैंक्स and there are some descriptions, there are some links in description, you can make use of them. I would be very thankful if you make sincere efforts towards it. I'll see you in the next video guys. Till then, bye, and I wish all the best for your upcoming exams.